तो जैसे हम लोगों ने कल स्पर्मेटोजेनेसिस का हार्मोनल कंट्रोल पढ़ा था, उसी तरीके से oogenesis का भी हार्मोनल कंट्रोल हम लोग शुरुआत में पढ़ेंगे। और उसके बाद में जैसे वहां पे हमने पूरी एक साइकिल पढ़ी थी फ्लो चार्ट की फॉर्म में, इसी तरीके से आज भी पढ़ेंगे। और लेटर ऑन जैसे हमने कल स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा था, ऐसे ही ओवम का स्ट्रक्चर भी पढ़ाया जाएगा। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। शुरुआत हुई थी oogenesis के अंदर। हम बात करें हार्मोनल कंट्रोल की पहले तो बेटा ये हार्मोनल कंट्रोल वाला प्रोसेस स्टार्ट तो होगा प्यूबर्टी के बाद में फीमेल के अंदर। हालांकि oogenesis स्टार्ट हो जाएगा बिफोर बर्थ, लेकिन हार्मोनल कंट्रोल प्यूबर्टी पे ही शुरू होना है। तो यहाँ पे जैसे कल हमने पढ़ा था, हाइपोथैलेमस नाम की एक ग्लैंड थी। वो हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स को रिलीज कर रही थी, GnRH को रिलीज कर रही थी। और ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन थे, ये पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट कर रहे थे आके। ये पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट कर रहे थे, या पिट्यूटरी ग्लैंड कह सकते हैं आप, उसके ऊपर एक्ट कर रहे थे। और पिट्यूटरी इंटर्न दो हार्मोन को रिलीज कर रही थी। सबसे पहला था हमारा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और ऐसे ही फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो मैं यहां पे पहले फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन लिख रहा हूं, FSH। अब देखिए नाम सजेस्ट कर रहा है इस हार्मोन का कि ये वो हार्मोन है जो फॉलिकल की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, जो फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाएगा। तो ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा बेटा? डेवलपमेंट करवाएगा फॉलिकल्स का, डेवलपमेंट करवाएगा फॉलिकल्स का। तो जब फॉलिकल का डेवलपमेंट होना शुरू होगा, तो सबसे जो इमेच्योर फॉलिकल था उसे हमने नाम दिया था प्राइमरी फॉलिकल। उसे हमने नाम दिया था प्राइमरी फॉलिकल। अब ये प्राइमरी फॉलिकल आगे चल के सेकेंडरी फॉलिकल बनाता है, जिसपे जो ग्रेनुलोसा या फॉलिकुलर सेल्स की लेयर है ये बढ़ जाएंगी, और ये सेकेंडरी फॉलिकल बना लेगा। फिर सेकेंडरी फॉलिकल और बड़ा हुआ था, तो यहां पे हमारा टर्शरी फॉलिकल बन गया था। जी, प्राइमोडियल फॉलिकल सबसे प्रिमिटिव फॉलिकल है। सबसे इमेच्योर फॉलिकल को प्रिमोडियल फॉलिकल कहते हैं। उनसे थोड़ी मैच्योर स्टेज में प्राइमरी फॉलिकल होते हैं। इस बात को आप कैसे समझेंगे? इस बात को समझेंगे आप इधर देखिए। देखिए oogenesis बर्थ से पहले स्टार्ट हो गया था। जो oogenesis का प्रोसेस था वो बिफोर बर्थ स्टार्ट हुआ था। तो इस टाइम पे हुआ क्या था, मैं आज थोड़ी एडिशनल चीजें बता रहा हूं इसके अंदर। आप पूरा नहीं लिखेंगे, जो पुराना पढ़ाया है उसमें आप ऐड कर लेंगे इस इंफॉर्मेशन को। तो यहां पे क्या होगा, बिफोर बर्थ जब वो फीमेल एम्ब्रियोनिक स्टेज में थी, जब वो फीमेल एम्ब्रियोनिक स्टेज में थी, तो एक बेटा यॉक्सैक होता है, यॉक्सैक कहते हैं उसे हम। आगे जब मैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करूंगा तो यॉक्सैक का नाम बताऊंगा। तो ये यॉक्सैक एग का ही पार्ट होता है। मतलब देखिए, आप अगर बर्ड के एग देखेंगे तो बर्ड के एग में आपको बहुत लार्ज अमाउंट में यॉक्सैक देखने के लिए मिलता है। ह्यूमंस में यॉक्सैक इतनी ज्यादा अमाउंट में नहीं होता। रीजन उसका ये है कि बर्ड्स के अंदर डेवलपमेंट जो बच्चे का होगा वो एग के अंदर होता है, फीमेल की बॉडी के बाहर होता है। इंक्यूबेशन जब होता है तो उसको नरिशमेंट देने के लिए यॉक्सैक अबंडेंट अमाउंट में बर्ड्स के एग में प्रेजेंट होता है। ह्यूमन एग जो होता है उसे हम एलेसिथल एग कहते हैं। मतलब हमारे जो फीमेल्स के एग होते हैं उसमें यॉक्सैक बहुत नाम मात्र का होता है। रीजन ये है कि जो ह्यूमंस में डेवलपमेंट होना है बच्चे का, वो फीमेल के अंदर होना है। न्यूट्रिशन प्लासेंटा प्रोवाइड करेगी, तो यॉक्सैक का कोई काम ही नहीं है।
तो वहां पे जो ये यॉर्क सैक हुआ करता था, ये यॉर्क सैक की सेल्स में से कुछ स्टेम सेल निकली और ये स्टेम जाके उसकी ओवरी के अंदर उन्होंने ऊगोनिया के तौर पे एक्ट करना शुरू किया था। ओवरी के अंदर इन स्टेम सेल्स ने जो यॉर्क सैक से निकल के गई, इन्होंने ऊगोनिया के तौर पे एक्ट करना शुरू किया था। और ये जो ऊगोनिया है, इस ऊगोनिया ने मियोसिस करना शुरू किया और मियोसिस करने के बाद में मिलियंस ऑफ प्रिमोर्डियल फॉलिकल फॉर्म किए थे। अब ये प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स उसकी ओवरी में ऑलरेडी प्रेजेंट थे। उस फीमेल का उसी स्टेज पे मियोसिस के प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन वाली स्टेज पे ये अरेस्ट हो गई थी सेल साइकिल, जिसे हमने फर्स्ट अरेस्ट कहा था, अगर याद हो आपको। तो इसी स्टेज में इस फीमेल का बर्थ हो गया था। इसी स्टेज पे फीमेल का बर्थ हुआ था जब उसकी मियोटिक डिवीजन पहला ही इवेंट वहां पे चल रहा था, और इसी स्टेज पे उसका पूरा चाइल्डहुड भी कंप्लीट हुआ था। और बेटा फीमेल के मैच्योर होते होते, प्यूबर्टी होते होते, इसमें से मिलियंस में से लगभग बहुत सारे फॉलिकल्स डीजनरेट हो गए थे और प्यूबर्टी तक केवल 60,000 से 80,000 फॉलिकल्स बचे थे हर ओवरी के अंदर। और ये जो इतने सारे मिलियंस ऑफ फॉलिकल में से इतने 60,000 टू 80,000 फॉलिकल बचे हैं, ये डीजनरेट हुए थे। इस डीजनरेशन के प्रोसेस को कहा गया था फॉलिकुलर एट्रेसिया। वो प्रोसेस जिससे ये फॉलिकल्स डीजनरेट होते हैं, वो प्रोसेस जिससे फॉलिकल्स का डीजनरेशन होगा, मिलियन से वो घटके कितने रह गए, थाउजेंड्स में रह गए। और विश्वास मानिए पूरी फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ में इन फॉलिकल्स में से केवल 450 फॉलिकल ही यूज हो पाते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, इतने सारे फॉलिकल शुरुआत में थे, उसमें से इतने फॉलिकल बचे, फॉलिकुलर एट्रेसिया हुआ, फॉलिकल डीजनरेट हो गए। इन फॉलिकल में से भी केवल 450 फॉलिकल्स को फीमेल अपनी पूरी रिप्रोडक्टिव साइकिल में यूज कर पाती है, बाकी सारे के सारे फिर वैसे ही डीजनरेट हो जाते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात आपको? तो यहां पे प्यूबर्टी पे जब ये फॉलिकल बचे हुए थे, उसके बाद में फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन आया था। प्यूबर्टी के बाद फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन आया था और इस एफएसएच ने आके प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल और फिर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल की फॉर्मेशन करवाई, और जब ये टर्शरी फॉलिकल बन गया तो यहां से एस्ट्रोजन रिलीज होने लग गया था। जो एस्ट्रोजन थोड़ी अमाउंट में रिलीज हो रहा था ग्राफियन फॉलिकल में, वो एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ गई थी। तो ये जो एस्ट्रोजन है, ये एस्ट्रोजन उस फीमेल के अंदर प्यूबर्टी पे रिलीज हुआ। तो इस एस्ट्रोजन की वजह से क्या होगा, उस फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आने शुरू हो जाएंगे। तो यही हार्मोनल कंट्रोल में मैं बताना चाह रहा हूं क्या, कि ये जो सेकेंडरी फॉलिकल था, इस सेकेंडरी फॉलिकल ने एक बड़ा फॉलिकल बनाया जिसे मैं कह रहा हूं आपका टर्शरी फॉलिकल। इस टर्शरी फॉलिकल के अंदर क्या खास थी, इसके अंदर थीका लेयर बन गई थी, जिसमें अंदर वाली लेयर थी थीका इंटरना और बाहर वाली लेयर थी थीका एक्सटर्ना। इसमें से ये जो थीका इंटरना लेयर थी, ये थीका इंटरना क्या करेगी, ये थीका इंटरना एस्ट्रोजन को रिलीज करेगी। मैं TI लिख रहा हूं, मतलब थीका इंटरना।
ये क्या करेगी, एस्ट्रोजन रिलीज करेगी। और ये जो एस्ट्रोजन है ये फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये क्या करेगा, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लेके आ जाएगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लेके आएगा। और ध्यान से सुनिएगा, जैसे वहां पे टेस्टोस्टेरोन नेगेटिव फीडबैक देता था, इसी तरीके से ये एस्ट्रोजन भी नेगेटिव फीडबैक देगी एलएच को, सॉरी एफएसएच को और जीएनआरएच को। किसको, एफएसएच को और जीएनआरएच को। तो यहां से ये एस्ट्रोजन पहली नेगेटिव फीडबैक दे रही है एफएसएच के लेवल पे, और दूसरा नेगेटिव फीडबैक देगी जीएनआरएच के लेवल पे। यहाँ पे दोनों को नेगेटिव फीडबैक दे दिया इसने, इन दोनों को नेगेटिव फीडबैक दे दिया। यहां तक कि मेरे हिसाब से कहानी क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे क्या हुआ। अब फाइनली जब ये टर्शरी फॉलिकल बना था, इस फॉलिकल को मैं कह रहा हूं टर्शरी फॉलिकल। तो ये टर्शरी फॉलिकल आगे चल के और मैच्योर हुआ था, और इसने क्या किया था, ग्राफियन फॉलिकल बना लिया था। तो यहाँ पे सबसे बड़ा फॉलिकल है जो मैच्योर्ड फॉलिकल होगा, जिसे मैं ग्राफियन फॉलिकल कह दे रहा हूं, ठीक है, जिसे मैं ग्राफियन फॉलिकल कह रहा हूं। उसके अंदर यहाँ पे ये सेकेंडरी oocyte मौजूद है, जिसके चारों तरफ जोना पेलुसिडा होगी। जोना पेलुसिडा यहाँ पे आ जाती है, टर्शरी फॉलिकल के अंदर जोना पेलुसिडा की फॉर्मेशन हो जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हो। और ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल है, इनके अंदर कौन सा oocyte प्रेजेंट था, प्राइमरी oocyte। कौन सा था, प्राइमरी oocyte। और प्राइमरी oocyte की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, प्राइमरी oocyte वो oocyte है जो मियोसिस 1 अभी तक कंप्लीट ना कर पाया हो, जिसके अंदर मियोसिस 1 अभी भी अरेस्टेड स्टेज पे चल रहा है प्रोफेज 1 के अंदर। मतलब जो फर्स्ट अरेस्ट पे रहेगा वो हमारे हमेशा क्या कहलाएगा, प्राइमरी oocyte कहलाएगा। और ये जो मियोटिक फर्स्ट डिवीजन है ये कंप्लीट हो चुका होगा कहां पे, टर्शरी फॉलिकल के अंदर। और टर्शरी फॉलिकल के अंदर ये जो oocyte मौजूद यहाँ पे होंगे, ये क्या होंगे, सेकेंडरी oocyte होंगे। अब सेकेंडरी oocyte कब कहलाएंगे, जब वो मियोसिस सेकेंड के मेटाफेज वाले स्टेज पे अरेस्टेड होंगे। मतलब जो भी सेकेंड अरेस्ट वाली स्टेज पे रहेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सेकेंडरी oocyte कहलाएगा। उसे हम लोग सेकेंडरी oocyte कहेंगे। ये 20 का मतलब है सेकेंडरी, ठीक है। और ये आपका सबसे मैच्योर फॉलिकल बना था, जिसे मैं ग्राफियन फॉलिकल कह दे रहा हूं। ग्राफियन फॉलिकल को देखने की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसके अंदर बहुत बड़ी लार्ज फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एंट्रम नाम दे देते हैं, जिसे हम लोग एंट्रम कह देते हैं। तो यहाँ पे ये सबसे मैच्योर्ड फॉलिकल बन गया, जिसको मैं नाम दे रहा हूं भाई ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। ये ग्राफियन फॉलिकल बन चुका है। अब इस ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर आके एक्ट करेगा दूसरा गोनेडोट्रोपिन, जिसे हम लोग ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। तो यहाँ पे जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन था, तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम था फॉलिकल का डेवलपमेंट करवाना और एस्ट्रोजन को वहां से रिलीज करवा देना। यह किसका काम था, एफएसएच का काम था। और दूसरा यहाँ पे जो हार्मोन रिलीज किया गया वो था हमारा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। और ये जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है ये क्या करेगा, अब ये आके ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन आएगा और ये आके इसके ऊपर एक्ट करेगा, किसके ऊपर, ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर एक्ट करेगा। और एक्ट करके एक इवेंट होगा जिसे हम लोग एलएच सर्ज कहते हैं। और एलएच सर्ज होने के बाद में ये ओवम अब क्या कर जाएगा, या मतलब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये क्या कर जाएगा, ये रप्चर हो जाएगा, टूट जाएगा। और रप्चर होने के बाद में इस फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाएगा। इसके अंदर जो ये oocyte था वो oocyte क्या करेगा, बाहर आ जाएगा। और ये जो सेकेंडरी oocyte इससे बाहर आया है, यही सेकेंडरी oocyte के निकलने को हम लोग क्या नाम देंगे, ओवुलेशन कह देंगे। इस इवेंट को हम लोग क्या कहेंगे, ओवुलेशन कहेंगे। तो ये जो ओवुलेशन हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की वजह से हुआ है, एलएच की वजह से हुआ है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है। परी क्या हुआ बेटे, अच्छा पेन गिर गया तो भी स्माइल कर रही हो तुम, है बताओ, देखो कितने पॉजिटिव लोग हैं इस जमाने में।
पेन गिरता है तो लोग बड़ा टेंशन में आ जाते हैं, यार उठाना पड़ेगा, तो इसका पेन गिरा तो पहले बेचारी स्माइल कर रही है पेन को देख के। नहीं बेटे ऐसे नहीं। अब सुनो आगे की बात, यहाँ पे ओवुलेशन हो गया। ओवुलेशन होने के बाद में जो जो ये रिमेन थे इसके, जो रिमेन्स थे इस ग्राफियन फॉलिकल के, जो रिमेन्स थे ग्राफियन फॉलिकल के, ये ग्राफियन फॉलिकल के रिमेन्स क्या करेंगे बेटा, ये आपके कॉर्पस लूटियम बना लेंगे। क्या बना लेंगे? कॉर्पस लूटियम बना लेंगे। अब यहां कहानी चालू होगी कॉर्पस लूटियम से। अब ये कॉर्पस लूटियम 3 काम करता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को आप। ये कॉर्पस लूटियम 3 चीज रिलीज करेगा। वो तीनों चीजें क्या क्या होंगी? सबसे पहला ये काम करेगा प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करने का। ये क्या काम करेगा? प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करेगा। अब ये प्रोजेस्टेरॉन क्या काम करता है अभी मैं बताऊंगा। दूसरी चीज ये रिलीज करेगा रिलैक्सिन, एक हार्मोन को, और तीसरी चीज ये रिलीज करेगा इनिबिन। ठीक है, इनिबिन। ये 3 चीजें ये रिलीज करता है। इन तीनों के अपने अपने फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस को अभी जानेंगे। तो देखिए इधर, देखिए यहां पे क्या होगा, ये जो प्रोजेस्टेरॉन है, ये प्रोजेस्टेरॉन प्रिपेयर करेगा एंडोमेट्रियम को। दिस प्रोजेस्टेरॉन प्रिपेयर एंडोमेट्रियम, या ऐसे लिखिएगा कि दिस प्रोजेस्टेरॉन along with एस्ट्रोजन, ये प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के साथ में मिलके प्रिपेयर करेगा एंडोमेट्रियम को। किसके लिए? फॉर इम्प्लांटेशन। किसके लिए? इम्प्लांटेशन को करवाने के लिए, फॉर इम्प्लांटेशन। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? तो प्रोजेस्टेरॉन ने एंडोमेट्रियम को इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर कर दिया। अब दूसरा काम ये क्या करेगा, ये प्रोजेस्टेरॉन बेसिकली क्या करता है, LH और FSH का बहुत बड़ा दुश्मन है ये। मतलब ये बेसिकली चाहता है क्या, कि अगर मैं हूं तो LH और FSH ना हो। तो ये इनहिबिट कर देता है LH और FSH के सिक्रीशन को। तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन एक और काम करेगा, ये इनहिबिट करता है, ये इनहिबिट कर देता है LH और FSH के सिक्रीशन को। अच्छा ये क्यों कर रहा है ऐसा, प्रोजेस्टेरॉन ऐसा क्यों कर रहा है, LH और FSH को क्यों इनहिबिट कर रहा है, इसका रीजन क्या है? अब एक बात बताइए, इधर देखिए, ओव्यूलेशन हुआ है अभी, तभी प्रोजेस्टेरॉन आया। अगर ओव्यूलेशन ना होता तो प्रोजेस्टेरॉन होता क्या? नहीं। तो अगर प्रोजेस्टेरॉन है तो वो प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को इम्प्लांटेशन के लिए तैयार कर रहा है। तो उसी दौरान में दोबारा फिर से फॉलिकल डेवलप होकर फिर से ओव्यूलेशन ना हो, इसलिए प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, इसको इनहिबिट कर देता है, ताकि दोबारा कोई फॉलिकल मैच्योर ना हो। हाँ, जब प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा, जब प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा तब LH और FSH रिलीज हो सकते हैं, लेकिन जब तक प्रोजेस्टेरॉन वहां पे प्रेजेंट है तब तक LH और FSH के सिक्रीशन को वो रोक के रखेगा, वहां पे इनहिबिट कर देता है इन दोनों के सिक्रीशन को। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो यहाँ पे इसने इनहिबिट कर दिया LH और FSH के सिक्रेशन को। दूसरा था रिलैक्सिन। इस रिलैक्सिन का काम क्या होता है, देखिए बेटा, जब फीमेल के अंदर जेस्टेशन कंप्लीट हो जाएगी तो उस बच्चे का पार्चुरेशन होगा, उसकी डिलीवरी होगी। तो डिलीवरी के लिए, इजी डिलीवरी को कराने के लिए, जो उसका प्यूबिक सिंपैसिस होता है, नीचे वाला जो गर्डल है, उन जॉइंट्स को क्या करवा दिया जाता है, उनको बेटा फ्लेक्सिबल बना दिया जाता है, ताकि बच्चे की इजीली डिलीवरी हो सके। तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी प्यूबिक सिंपैसिस की ला रहा है, वो कौन लाएगा, रिलैक्सिन ला रहा है। मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये रिलैक्स करेगा प्यूबिक सिंपैसिस को, ताकि बच्चे का एक्सपल्शन, मतलब उसकी डिलीवरी इजीली हो पाए। क्लियर है मेरी बात आपको? तो यहां पे रिलैक्सिन का फंक्शन लिख रहा हूं बेटा, इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी टू pubic symphysis for delivery of child। और इनिबिन, जो काम वहां पे इनिबिन कर रहा था वही काम यहाँ पे भी इनिबिन करेगा। क्या काम करेगा इनिबिन? नेगेटिव फीडबैक देना। ठीक है, अब ये नेगेटिव फीडबैक किसको देगा भैया, LH को। तो यहां से चालू कर दो, ये पहले LH को दे दो, और फिर कहा गया GnRH भैया, छुप गया,
इधर आ जाओ, ये GnRH को, इन दोनों को क्या कर दिया इसने, नेगेटिव फीडबैक दे दिया, इन दोनों को इसने नेगेटिव फीडबैक दे दिया। ठीक है, ये पूरी की पूरी हार्मोनल कंट्रोल था oogenesis का, जो हमने अभी तक पढ़ा। एक बार हम फिर से देखेंगे शुरुआत से जो हमने पढ़ा है, तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हार्मोनल कंट्रोल में हाइपोथैलेमस वाले पार्ट से GnRH रिलीज हुआ, वो GnRH जाके पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट किया। पिट्यूटरी से दो हार्मोन रिलीज हुए, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने क्या किया, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करवाया, जिसमें प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल बना। जब टर्शरी फॉलिकल बन गया था तो वहां से एस्ट्रोजन रिलीज हुआ, वो एस्ट्रोजन रिलीज वो रेस्पॉन्सिबल होता है फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए। और जब ग्राफियन फॉलिकल तैयार हो चुका था तो उस ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर आके इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने एक्ट किया और एक्ट करके एलएच सर्ज हुआ, जिसकी वजह से ये जो ग्राफियन फॉलिकल था ये रप्चर हुआ और रप्चर होके ओवुलेशन नाम का इवेंट हो गया। अब जब ओवुलेशन हो गया तो ग्राफियन फॉलिकल के जो रिमेन्स थे वो कॉर्पस लूटियम बन गए, और ये जो कॉर्पस लूटियम था ये तीन चीजों को सिक्रीट करने लग गया, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन और इनेबिन। जिसमें से जो प्रोजेस्टेरॉन था ये क्या करेगा, ये एस्ट्रोजन के साथ में मिलके एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करेगा इम्प्लांटेशन के लिए, और साथ में ये इनहिबिट करेगा एलएच और एफएसएच के सिक्रीशन को, ताकि इन द मीन टाइम जब तक अगर प्रेगनेंसी है तो वहां पे एलएच और एफएसएच रिलीज नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि जो फीमेल प्रेग्नेंट होती है उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन वहां पे प्रोलॉन्ग्ड बना रहता है, पूरी प्रेगनेंसी भर प्रोजेस्टेरॉन वहां पे रहता है, और जब तक प्रोजेस्टेरॉन किसी फीमेल के अंदर रहेगा तब तक एलएच और एफएसएच नहीं रहेंगे, और अगर एलएच और एफएसएच नहीं होंगे तो वहां पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो सकती। इसीलिए कोई भी प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर जब तक वो प्रेगनेंसी वाले पीरियड में है तब तक वहां पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि क्या कारण है मेंस्ट्रुअल साइकिल का ना होना प्रेगनेंसी वाले टाइम पे? प्रोजेस्टेरॉन मेन कारण है। क्लियर हो रही है मेरी बात आपको? और दूसरा काम इसने क्या किया, रिलैक्सिन को रिलीज किया, जिसने प्यूबिक सिम्फेसिस को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर दी जो इजीली डिलीवरी करवा देगा उस बच्चे की। और तीसरा था इनेबिन, इनेबिन ने नेगेटिव फीडबैक दिया किसको, एलएच को, और दूसरा GnRH को। जिन्होंने नहीं लिखा वो लोग लिख लीजिए जल्दी से। माइटोटिक डिफरेंशिएशन, जैसे स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस हुई थी तो यहां पे भी क्या होगा, पहले माइटोटिक डिफरेंशिएशन होगा, यहां पे पहले क्या होगा, माइटोटिक डिफरेंशिएशन होगा। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं माइटोटिक डिफरेंशिएशन, ये माइटोसिस करेगा, इसलिए कहते हैं थोड़ा जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। जो लोग बिल्कुल कलम लेकर तैयार बैठे रहते हैं ना कि तो सर तुम अपना नाम भी लिख दो, वो भी लिख देंगे, ठीक है, उनको ये नसीहत थी। यहां पे बनी क्या, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte। अब इनकी प्लॉइडी हो गई, ये डिप्लॉइड है, क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर भी 46 है। अब हम लोगों ने कल जैसे एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आगे पढ़े थे, ऐसे ही यहां एक प्राइमरी oocyte से आगे साइकिल को कंटिन्यू करते हैं। तो यहां पे क्या हुआ, इसने एक प्राइमरी oocyte से इसने स्टार्ट किया है एक इवेंट, मियोसिस, और ये अरेस्ट है, ये फर्स्ट अरेस्टेड स्टेज है। तो इसी अरेस्टेड स्टेज पे उस फीमेल का बर्थ हो जाना है, तो इसी में हम लोग बर्थ कर दे रहे हैं, बर्थ, ठीक है। और इससे पहले ये सब कुछ जो हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है बिफोर बर्थ, ठीक है। और फिर यहां पे ये कर दीजिए चाइल्डहुड, फिर यहां पे लिखिए प्यूबर्टी, और जब प्यूबर्टी अटेन हुई तो एफएसएच रिलीज हुआ, और एफएसएच रिलीज हुआ तो यहां पे मियोटिक फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट होता है।
सभी लोग मेरी बात पे ध्यान देंगे, एक बार इधर देखेंगे। बेटा कल हम लोगों ने जब मियोसिस 1 कंप्लीट किया था तो 2 इक्वल सेल बनाई थी जिन्हें हमने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहा था, याद है? यहां पे मियोटिक डिवीजन जो होता है वो मियोटिक डिवीजन अनइक्वल टाइप का होता है। मतलब एक सेल जो 2 सेल बननी चाहिए थी ना, तो एक सेल के पास में तो थोड़ी लार्ज अमाउंट में साइटोप्लाज्म आ जाता है और दूसरी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म नहीं रहता, मतलब बहुत कम अमाउंट में रहता है। तो वो जो छोटी सेल बनती है जिसमें साइटोप्लाज्म बहुत कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है, उन्हें बेटा हम लोग पोलर बॉडी कहते हैं। पोलर बॉडी का कोई फंक्शन नहीं है, क्यों बनती है रीजन आज तक नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, किसी से पूछ लेना, ठीक है? हाँ, जिनके मतलब बहुत सारे ऐसे हैं पेरेंट्स जिनके गायनिकोलॉजिस्ट हैं जिनको बहुत अच्छी नॉलेज होती है, आप उनसे पूछ के देखना कि जी पोलर बॉडी क्यों बनती है, तो वो आपको रीजन बता दे तो मुझे बता देना आके, ठीक है? और पोलर बॉडी बनने का मतलब रीजन क्या है और क्यों बनी आज तक नहीं पता, अननोन रीजन है। तो पोलर बॉडी बनती है, उन पोलर बॉडी में डिवीजन होता है नहीं होता उसके ऊपर भी कॉन्ट्राडिक्शन है। उसके ऊपर कुछ किताबें तो कहती हैं कि वर्टिब्रेट्स के अंदर जैसे हम लोग में है, हम सब में तो क्या होता है, इसमें पोलर बॉडी सेकंड मियोटिक डिवीजन करती है। कुछ किताबें कहती हैं इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ, सभी लोग बेटा इधर देखना एक बार, बना लेना, अब तो ज्यादा बड़ा बच्चा नहीं है इसमें, बस समझने वाला पार्ट बाकी है। तो इसमें एक छोटी सेल बनी जिसे मैंने फर्स्ट पोलर बॉडी नाम दिया। अभी मैंने बताया क्यों बना, कोई ब्रह्मांड में अभी नहीं जानता, क्या रीजन था नहीं पता। हाँ, इसने एक अच्छा काम किया, देखिए इसको तो आगे चल के नॉन फंक्शनल डिजेनरेट रहना था, होना था, तो इसके साइटोप्लाज्म को जो बड़ी सेकेंडरी oocyte बनती, उस बड़ी oocyte के अंदर दे दिया इसने अपने साइटोप्लाज्म को, ताकि ये तो आगे चल के काम करेगी भाई, इसका तो फंक्शन होगा। पोलर बॉडी का बेशक कोई फंक्शन ना हो, ये तो आगे चल के डिजेनरेट हो गई, लो लिख दिया मैंने डिजेनरेट। तो इसके साइटोप्लाज्म को इसके पास में, इसलिए एक अनइक्वल डिवीजन किया गया, ताकि एक छोटी सेल बन जाए एक बड़ी सेल बन जाए। इसमें इसके साइटोप्लाज्म, इसके बदले का साइटोप्लाज्म इस सेल को दे दिया, और जो सेल ये बन के आई ये कौन है, सेकेंडरी oocyte। ये कौन है, सेकेंडरी oocyte। अब देखो ध्यान से सुनना, ये सेकेंडरी oocyte बन के आई, इसकी जो प्लॉइडी है वो हो गई n, क्रोमोसोम इसमें हो जाएंगे 23, क्योंकि मियोसिस हुआ है, रिडक्शनल डिवीजन हुआ है। अब ये सेकेंडरी oocyte वाली स्टेज पे ही ओव्यूलेशन हो जाता है, इसी स्टेज पे ओव्यूलेशन हो जाता है। मतलब अभी तो मियोसिस करा भी नहीं है, मतलब इसने, मैं, आप ऐसे कर दीजिए कि डायरेक्ट ओव्यूलेशन ना करवा के आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं कि इससे मियोसिस को स्टार्ट करवाइए सेकंड को। तो यहां पे आप क्या करेंगे, मियोसिस सेकंड लिखेंगे और मेटाफेज सेकंड लिखेंगे, और इस स्टेज पे आप ओव्यूलेशन करवा दीजिए। इसी स्टेज पे ओव्यूलेशन हो गया, ठीक है, ओव्यूलेशन हो गया। अब ओव्यूलेशन होने के बाद में ये मियोसिस सेकंड कंप्लीट कब होगा, तो अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ये मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ये मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब सपोज करो स्पर्म की एंट्री होती है, इसी स्टेज पे ओव्यूलेशन हो चुका है, ठीक है, इसी स्टेज पे ओव्यूलेशन हो चुका है। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे एंट्री होती है स्पर्म की, तो ये जो स्पर्म है ये क्या करेगा, ये स्पर्म अपने साथ लेके आएगा दो फैक्टर्स को। एक होता है जिसे कहते हैं MPF, मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर, मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर। और ये जो मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर है ये क्या करेगा, मैच्योर करवाएगा इस सेल को, और मेटाफेज को कंप्लीट करा के एक और दूसरा फैक्टर यहां पे आ जाएगा जिसे कहेंगे एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, जो एनाफेज कॉम्प्लेक्स को बनाने में मदद करता है, ठीक है, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ये स्पर्म लेके आया है अपने साथ में, तो ये क्या करेगा, ये दोनों फैक्टर्स इसके इस ओवम को क्या कराएंगे, इसके सेकंड अरेस्ट को कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। इसका जो सेकंड अरेस्ट है
उसको कंप्लीट करा देंगे और कंप्लीट कराने के बाद में यहाँ पे दो चीजें बनेंगी। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो गया, और जैसे ही मियोसिस सेकंड कंप्लीट हुआ तो ये सेकेंडरी oocyte जो था मियोसिस सेकंड कंप्लीट करने के बाद में दो चीजें बना लेगा। फिर से एक और पोलर बॉडी बनेगी, जैसे वहां पे बनी थी फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी, ऐसे ही एक और पोलर बॉडी बनेगी जिसे मैं सेकंड पोलर बॉडी कहूंगा। और इस सेकंड पोलर बॉडी के साथ में यहां पे ओवम बन जाएगा। तो ओवम की फॉर्मेशन कब होती है? स्पर्म की एंट्री के बाद, फर्टिलाइजेशन के पहले। अभी तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ लेकिन स्पर्म की एंट्री हो चुकी है। तो एंट्री ऑफ स्पर्म के बाद में ओवम बनेगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले ये ओवम बन गया और ये सेकंड पोलर बॉडी